असल में ये जो ग्लूकोज है, ये 3 तरह से डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। 3 पाथवे हैं इसकी डिस्ट्रक्शन कॉज करने के। 3 तरह से ये आपको क्लिनिकल पिक्चर प्रेजेंट करता है। वो 3 तरह कौन कौन सी हैं? जो फर्स्ट आपकी है, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मेन रीजन है आपकी कॉम्प्लिकेशंस की, दैट इज ग्लाइकेशन। नॉन एंजाइमेटिक ये मैं अभी समझाऊंगा भी ये क्या चीज है। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ये क्या होती है, ये हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। दूसरा जो इसकी डिस्ट्रक्शन की कॉज है, दूसरी जो इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये मसले क्रिएट करता है, दैट इज योर सेकंड वन इज PKC एक्टिवेशन। ये क्या चीज है ये मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी सिर्फ आप लोग ये याद रखें कि PKC एक्टिवेशन, ठीक है। थर्ड वन इज दैट इज पोलियोल पाथवे। हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। पोलियोल पाथवे 3 मेन इश्यूज हैं जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास क्लिनिकल पिक्चर के साथ प्रेजेंट करता है और वो कहता है कि भाई मुझे मसले मसाइल पेश आ गए। सबसे पहले देखते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन क्या होती है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन क्या होती है। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। डॉक्टर साहब आप सबको पता है कि जब भी प्रोटीन को ग्लूकोज के साथ मिलाया जाता है तो हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है, ठीक है। हमेशा जब भी ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। लेकिन जब आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो होता असल में क्या है कि ये ग्लूकोज विदाउट एंजाइम्स प्रोटीन के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ग्लूकोज और प्रोटीन को आपस में मिलना है, अगर ग्लूकोज और प्रोटीन का आपस में बॉन्ड बनना है तो उसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं पूरी हो पाती, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कोप करने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज कर दें कोलिजन के अंदर, यानी कि कब होती है जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, कब में जब आपस में कोलाइड करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी उनको आपस में कोलाइड करवाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें तो ये जो आपकी एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन थी, जो एंजाइम की जरूरत पड़ती थी, वो एंजाइम की जरूरत खत्म हो जाती है और ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिलना शुरू हो जाता है। यहां तक बात क्लियर है? तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन का मतलब क्या है कि प्रोटीन और ग्लूकोज की आपस में मिलने के लिए एंजाइम की जरूरत खत्म हो जाती है इन द कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये 1-2 दिन में ऐसा होता है। साल जब क्रॉनिक डिजीज चलती है तो कॉन्टिन्यूअस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हमें ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से हमें एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती और ग्लूकोज बगैर किसी चेक से, क्योंकि एंजाइम एक चेक रखता था, एंजाइम होता था तो ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिल पाता था। लेकिन अब एंजाइम की जरूरत ही नहीं रही, ग्लूकोज जहां भी प्रोटीन को देखता है उसके साथ लग जाता है, जहां भी प्रोटीन को देखता है उसके साथ लग जाता है। तो 2 मेन वजूहात यहां पर होती हैं, 2 मेन मसले मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं 2 से आपको पूरी बॉडी की समझ आ जाएगी कि पूरी बॉडी में आखिर हुआ क्या है। जरा डॉक्टर साहब यहां तक बात क्लियर है?
यहां तक बात आप सबको क्लियर है? यहां तक बात आप सबको क्लियर है? डॉक्टर साहब ग्लूकोज क्योंकि क्वांटिटी बहुत इंक्रीज हो गई है, जब क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है तो वो जबरदस्ती प्रोटीन के साथ मिलना शुरू हो गया है, जरूरत नहीं होती लेकिन प्रोटीन के साथ मिलना शुरू हो गया है। सबसे पहला जो इसका टारगेट होता है ग्लूकोज का, वो होते हैं आपके मैक्रोफेजेस, वो होते हैं आपके मैक्रोफेजेस। सबसे पहला टारगेट ये ग्लूकोज क्या करता है, ये इन मैक्रोफेजेस के साथ आकर अटैच कर जाता है। इन मैक्रोफेजेस के साथ आकर क्या होना शुरू हो जाता है, अटैच होना शुरू। इसकी मिसाल सिंपल ऐसी है कि एक एक इंसान खड़ा था और उसके सर में जुएं पड़ गई, उसके सर में जुएं पड़ गई तो वो क्या करेगा, वो खारिश करना शुरू कर देगा। मैक्रोफेज बहुत आराम से बैठे हुए थे और उनके साथ आकर बिला वजह, क्योंकि ग्लूकोज को कोई काम नहीं मिल रहा, ब्लड के अंदर घूमी जा रहा है, फजूल में ऐसे घूमी जा रहा है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, तो ये प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ना शुरू कर देता है बगैर किसी एंजाइम के। इसको हम कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। सबसे पहले ये टारगेट करता है आपके, किसको टारगेट करता है, आपके मैक्रोफेजिस को। जाहिर सी बात है कि जब मैक्रोफेजिस के साथ ये अटैच होता है और मैक्रोफेजिस को ये इरिटेट करता है, तो मैक्रोफेजिस क्या हो जाते हैं, मैक्रोफेजिस क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट। मैक्रोफेजिस क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट, इसकी मिसाल सिंपल ऐसे है कि जैसे आपके सर में जुएं पड़ जाए तो आप खारिश कर करके अपना बुरा हाल कर देते हैं। और जब मैक्रोफेजिस एक्टिवेट हो जाते हैं तो मैक्रोफेजिस के एक्टिवेट होने से दो काम होते हैं डॉक्टर साहब। एक तो इन्फ्लेमेटोरी प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटोरी प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटोरी प्रोडक्ट रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटोरी प्रोडक्ट्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे तौर पे दूसरी तरफ ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज ने क्या किया, ब्लड में घूमते हुए जो मैक्रोफेजिस थे उनको पकड़ा और उनके साथ जाके अटैच हो गए। जब उनके साथ जाके अटैच हो गए तो आपके मैक्रोफेज क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, इरिटेट हो गए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर आ गया, वो इरिटेट हो गए, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में चले गए। और जब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में गए तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटोरी प्रोडक्ट्स रिलीज करना शुरू कर दिए और साथ में ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करना शुरू कर दिए। ये दो चीजें हो गई। पहली चीज ये होगी कि इन्होंने मैक्रोफेजिस को जाके तंग किया। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। हाँ जी, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डॉक्टर साहब चुप करके ना पढ़ें, चैट आपकी एवरीवन होने से ना कोई मसला नहीं होता। इधर मेरा ना पूरा ध्यान चला जाता है चैट की तरफ कि पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर, अब दूसरा जो आप लोगों का इफेक्ट पड़ता है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन का, मुझे बताएं। प्रोटीन तो पूरी बॉडी में पड़ी हुई है, प्रोटीन तो पूरी बॉडी में पड़ी हुई है, हर जगह पड़ी हुई है, लेकिन ये ग्लूकोज किस में फिर रहा है, ये ग्लूकोज किस में फिर रहा है, ब्लड वेसल्स में नहीं फिर रहा। हाइपरग्लाइसीमिया किस में हुआ है, ब्लड वेसल्स में। हाइपरग्लाइसीमिया किस में हुआ है, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में तो सबसे पहला प्रोटीन को जो अटैक करेगा, एक तो इसमें ब्लड में घूमते हुए मैक्रोफेजिस को पकड़ लिया, एक तो इसने जो ब्लड में घूम रहे थे मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजिस उनको पकड़ लिया। दूसरे नंबर पे ये किसको पकड़ेगा, क्या ये, क्या ये ब्लड वेसल्स को नहीं पकड़ेगा, आरबीसी प्रोटीन है, अल्लाह अकबर। ठीक है, क्या ये ब्लड वेसल्स को नहीं पकड़ेगा, क्या ये पकड़ेगा। आप सबको पता है कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत हैवी अमाउंट में क्या होती है, एक कोलाजिन, एक कोलाजिन, और दूसरी क्या होती है, इलास्टिन, दूसरी क्या होती है, इलास्टिन। ये दोनों मिलकर आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन करती है। ये दोनों मिलकर आपकी ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी को मेंटेन करती हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं। अब हुआ क्या कि ये जो ब्लड वेसल्स आपकी इलास्टिक थी, ये जो ब्लड वेसल आपकी एक इलास्टिक थी और इसके अंदर पड़े हुए थे कोलाजिन और इलास्टिन प्रोटीन का एक प्रॉपर एक तरीके के साथ ये पड़े हुए थे, जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन थी। जब ये ग्लूकोज आकर इसके साथ अटैच होगा, ये जो काला काला मैं नीले के साथ बना रहा हूं, इस ग्लाइकोजिन के साथ, इस इलास्टिन के साथ अटैच होगा,
इस इलास्टिन के साथ और ग्लाइकोजिन के साथ अटैच होगा, मुझे बताएं क्या ये ग्लाइकोजिन और इलास्टिन को अपना प्रॉपर काम करने देगा? क्या प्रॉपरली, क्या एक जब एक एक्स्ट्रा बर्डन जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था कोलाजिन का और इलास्टिन का, वो डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि कोलाजिन के साथ भी आकर ग्लूकोज अटैच होना शुरू हो गया और इलास्टिन के साथ भी अटैच होना शुरू हो गया। तो जब कोलाजिन और इलास्टिन अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होंगी तो क्या होगा? उससे इलास्टिसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलास्टिसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रिजिडिटी में। इलास्टिसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रिजिडिटी में। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगी? रिजिड होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये दो इफेक्ट हमने पढ़ लिए। अब तीसरा इफेक्ट पढ़ेंगे। तीसरा क्या करता है ये? आप सबको पता है डॉक्टर साहबान कि आपकी जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ये आप लोग अपनी हिस्टोलॉजी में पढ़ के आए हुए हैं, जो आपके एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना डॉक्टर साहबान, मैं इनको ऐसे ही बना रहा हूं, स्मूथ मसल जैसे बना रहा हूं थोड़े से आपको याद करने के लिए। ये जो आपके एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना डॉक्टर साहबान, ये जो आपके ये मैंने एक वैसे ही बनाई है, एक स्ट्रक्चर बनाया, समझ लें कि ये आपकी ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर है। इन एंडोथीलियल सेल्स को एक छोटी सी प्रोटीनियस मॉलिक्यूल टाइप, छोटे से सेलुलर स्ट्रक्चर टाइप, इनको अपनी जगह पे रखते हैं, जिनको हम कहते हैं पेरिसाइट्स। इनके साथ छोटे छोटे ऐसे ना स्ट्रक्चर्स ऐसे मौजूद होते हैं प्रोटीन के, जो इन एंडोथीलियल सेल्स को अपने साथ रखते हैं, अपनी जगह के ऊपर रखते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पेरिसाइट्स। नाम सुना है कभी पेरिसाइट्स का? नाम सुना है कभी पेरिसाइट्स का? पेरिसाइट्स का सेल के साथ, एंडोथीलियल सेल के साथ मौजूद होते हैं। और ये इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कैपिलरीज के अंदर, ये कैपिलरीज के अंदर, छोटी वेसल्स के अंदर एंडोथीलियल सेल्स को अपनी जगह पे रखते हैं। एंडोथीलियल सेल्स को, एंडोथीलियल सेल्स को अपनी जगह के ऊपर मेंटेन रखते हैं, यूनिफॉर्म रखते हैं, यूनिफॉर्म रखते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है? ये इन पेरिसाइट्स को भी क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। इन पेरिसाइट्स के साथ आकर अटैच हो जाता है, इन पेरिसाइट्स के साथ आकर भी अटैच होता है। और ये पेरिसाइट्स कैसे डैमेज हो रहे होते हैं? इनमें मौजूद जो मैक्रोफेजेस हैं, जिनको ग्लूकोज ने एक्टिव किया था, उनमें से जो आपके निकल रहे हैं इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स निकल रहे हैं, वो इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स भी क्या करते हैं? वो इन पेरिसाइट्स को डैमेज करते हैं। मतलब कि पेरिसाइट्स दो तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। पेरिसाइट्स दो तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर से। इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स कहां से निकल रहे हैं? बाय द एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं? ग्लूकोज के साथ लगने से, बाय नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। ठीक है। और दूसरे पैरासाइट कैसे डैमेज हो रहे हैं? ग्लूकोज इनके साथ आकर अटैच हो रहा है, ग्लूकोज इनके साथ आकर अटैच हो रहा है। तो जब ये पैरासाइट्स डैमेज होंगे तो मुझे बताएं, क्या ये एंडोथीलियल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा? क्या ये एंडोथीलियल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा? क्या एंडोथेलियल का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्या एक जो सीधा साधा स्ट्रक्चर था, जो एक सीधा साधा स्ट्रक्चर था, वो कैसा बन जाएगा? वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। मुझे बताएं, क्या इसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना शुरू हो जाएगा? ब्लड फंसना नहीं शुरू हो जाएगा? ब्लड इरेगुलर टर्बुलेंट फ्लो की वजह से, टर्बुलेंट फ्लो की वजह से, टर्बुलेंट फ्लो की वजह से ब्लड क्या हो जाएगा? इसमें क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। ब्लड क्या होना शुरू हो जाएगा? क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो इन शॉर्ट डॉक्टर साहबान क्या क्या हुआ है? इन शॉर्ट क्या क्या हुआ है? इन शॉर्ट क्या क्या हुआ है? इन शॉर्ट सबसे पहले क्या हुआ है? मैक्रोफेज एक्टिवेशन। सबसे पहले क्या हुआ है? मैक्रोफेज एक्टिवेशन। साथ साथ लिखवाएं मुझे जरा, साथ साथ मुझे लिखवाएं जरा डॉक्टर साहबान। सबसे पहले क्या हुआ है? मैक्रोफेज एक्टिवेशन। एक्टिवेशन इससे क्या हुआ? मैक्रोफेज एक्टिवेशन से क्या हुआ? एक तो इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स रिलीज हुए और दूसरा ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हुए। ग्रोथ फैक्टर्स का क्या मतलब है? यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिलीज, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसकी फॉर्मेशन क्या होगी? इंक्रीज हो गई। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम क्या क्या हुआ? दूसरा काम क्या हुआ कि
दूसरा काम क्या हुआ डॉक्टर साहबान, बताए ना, बोलो ना यार, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो। दूसरा काम क्या हुआ कि ग्लाइकोजिन ग्लाइकोजिन प्लस इलास्टिन के साथ जब नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन हुई तो रिजिडिटी पैदा हो गई, रिजिडिटी पैदा हो गई। मुझे ये बताएं कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसी जगह पे रिलीज इंक्रीज करे तो वो भी तो रिजिडिटी काज कराता है ना, वो भी तो रिजिडिटी काज कराता है ना। तो अल्टीमेटली दो फैक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिजिडिटी काज करा रहे हैं। एक तो कोलाजिन इलास्टिन की ग्लाइकेशन, ग्लाइकोजिन इलास्टिन की, सॉरी ग्लाइकोजिन नहीं, सॉरी कोलाजिन, सॉरी डॉक्टर साहबान, ये कोलाजिन है ना, सॉरी 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 सॉरी, ओ टंग स्लिप, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, तो एक कोलाजिन और इलास्टिन की जो है वो ग्लाइकेशन और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का रिलीज होना। अब तीसरे नंबर पे क्या हुआ, पैरासाइट्स डैमेज हुए, पैरासाइट्स डैमेज हुए। पैरासाइट्स कैसे डैमेज हुए, एक तो ग्लाइकेशन से और दूसरा इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर से। अब एज अ होल इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। हम क्या कहते हैं, माइक्रो एंजियोपैथी। हम क्या कहते हैं, माइक्रो एंजियोपैथी। हम डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, माइक्रो एंजियोपैथी। मतलब के माइक्रो लेवल के ऊपर आपकी वेसल्स डैमेज हो गई। अब कहानी आपको सारी समझ आएगी। अब कहानी कैसे समझ आएगी, मैं अभी बताता हूं आपको। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, इसको ब्लड आ रहा था इस कैपिलरी के थ्रू, इस कैपिलरी के थ्रू ब्लड आ रहा था, ये जो कैपिलरी है। अब माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से, किस वजह से, माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से, माइक्रो एंजियोपैथी क्या, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया, इसमें ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया, या ब्लड प्रॉपरली सेल तक नहीं पहुंच रहा। मुझे बताएं, क्या ये सेल वीक नहीं होना शुरू हो जाएगा, क्या ये सेल वीक होना शुरू हो जाएगा, क्या ये सेल हाइपोक्सिक कंडीशन में जाना शुरू हो जाएगा, क्या इस सेल को, अगर कोई इस सेल के ऊपर कोई बैक्टीरिया अटैक करे या कोई इंफेक्शन अटैक करे, क्या इम्यूनिटी इस सेल तक प्रॉपरली पहुंच पाएगी, क्या इम्यूनिटी इस सेल तक प्रॉपरली पहुंच पाएगी, नो। क्या ऑक्सीजन इस तक प्रॉपरली पहुंचेगी, नो। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर डायबिटिक पेशेंट को चोट लग जाए तो वो क्यों जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि उसके सेलुलर मेटाबॉलिज्म वीक हुआ हुआ होता है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही होती, इम्यूनिटी भी वहां पर प्रॉपरली नहीं पहुंच रही होती, और जो न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस वहां पर पहुंचने होते हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे होते। ठीक है, हीलिंग उसकी डिले हुई होती है, उसकी वजह कि उसके पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई ही नहीं आ रही, प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को जो चीज रिक्वायर्ड है वो उस तक पहुंच ही नहीं रही। तो अब ये बात समझ आ गई कि क्यों डायबिटिक पेशेंट्स को हील नहीं करते, वो क्यों उनको चोट लग जाए तो उनकी चोट जल्दी ठीक नहीं होती। ठीक है, क्यों, क्यों उनकी स्किन आपको बूढ़ी बूढ़ी नजर आती है, क्यों उनकी स्किन आपको फ्रेश फ्रेश नजर नहीं आती। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट। यार मजा आया कि नहीं आया, मुझे इस बात का जवाब दो। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहबान, इस सेल को पेन कब होगी, इस सेल के ऊपर अगर कोई चोट लगे तो पेन कैसे महसूस होती है, पेन कैसे महसूस होती है, नर्व सेल से ना। फॉर एग्जाम्पल ये नर्व इसको सप्लाई कर रही है, ये नर्व इसको सप्लाई कर रही है, लेकिन इस नर्व को क्या ब्लड, क्या इस नर्व को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, क्या इस नर्व को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं, जो नर्व को ब्लड जा रहा होगा क्या वो सही जा रहा होगा, माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से ये नर्व भी प्रॉपरली काम नहीं कर रही होगी,
तो जब नर्व भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, जब नर्व की एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो रही, तो क्या पेन महसूस होगी? क्या पेन महसूस होगी? नहीं। इसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी, मेरी बात समझ रहे हो? अब मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कैसे होती है, ग्लोमेरुलस के अंदर रिजिडिटी कैसे आ जाती है। ग्लोमेरुलस की जो वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो इलास्टिक होती हैं, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट्स में रिजिड क्यों हो जाती हैं? क्यों ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाती है? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? हाँ, ईसीएम इंक्रीज कर गया ना वहां पे। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट डॉक्टर साहबान? अब थोड़ा सा चलते हैं आंख की तरफ, आंखों की तरफ, कि डायबिटिक पेशेंट्स के लेंस कैसे खराब होते हैं। लेंस, लेंस का होता है ना प्रॉब्लम। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर मोतिया हो जाता है, लेंस के अंदर फूल जाते हैं, लेंस की स्वेलिंग हो जाती है। पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, कैटरैक्ट, वेरी गुड, रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट। रेटिनोपैथी इज अ डिफरेंट थिंग, कैटरैक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। हम अभी कैटरैक्ट पढ़ने लगे। रेटिना के ऊपर जो मसला होता है, रेटिनल वेस्कुलर जो डैमेज होती है, वो हम बाद में पढ़ते हैं। अब जो हमारा लेंस जो डैमेज होते हैं वो कैसे होते हैं? हमने पढ़ा एक और पाथवे होता है जिसको हम कहते हैं पोलियोल पाथवे। पोलियोल पाथवे, पोलियोल पाथवे हमें क्या कहता है? आप लोगों ने इसको मेरे ख्याल से सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि आपके जो लेंस होते हैं ना डॉक्टर साहबान, उसमें एक पाथवे होता है जिसको हम कहते हैं पोलियोल पाथवे। उसमें एक्चुअली क्या होता है? उसमें एक्चुअली क्या होता है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? सार्बिटोल में, सार्बिटोल में, और सार्बिटोल कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में। ठीक है? अब ये जो सार्बिटोल है ना डॉक्टर साहबान, ये सार्बिटोल आपके लेंस में मौजूद होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि ये सार्बिटोल के अंदर एक 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 इसका इसका एक फीचर है कि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वाटर को ऑस्मोसिस कराता है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे लेंस के अंदर सार्बिटोल मौजूद होता है ताकि हमारा लेंस में वाटर की क्वांटिटी मेंटेन रहे। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, सार्बिटोल की क्वांटिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब सार्बिटोल की क्वांटिटी नॉर्मल से इंक्रीज होती है, तो आपके लेंस के अंदर जो वाटर है उसकी शदीद किस्म की ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाती है, और आपके लेंस क्या कर जाते हैं? स्वेलिंग। आपके लेंस की क्या होना शुरू हो जाती है? स्वेलिंग, ड्यू टू ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ सार्बिटोल, स्वेलिंग। बात समझ आई है ये कि क्या हुआ है? कि ग्लूकोज के बहुत ज्यादा बनने की वजह से सार्बिटोल बहुत ज्यादा बढ़ा है, और जब सार्बिटोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो सार्बिटोल से लेंस में पानी की जो ऑस्मोसिस है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से लेंस आपके क्या होना शुरू हो जाते हैं? स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और यही, और यही पाथवे, और यही पाथवे आप सबको पता है, श्वान सेल्स होते हैं। एक तो न्यूरोपैथी की वजह क्या होगी? माइक्रो एंजियोपैथी। न्यूरोपैथी की दूसरी वजह पता क्या होती है? आपकी जो नर्व्स होती है ना, नोड ऑफ रेनर वायर्स जो होते हैं, आपको पता है, उसके ऊपर सेल्स होते हैं बड़े बड़े, जिनको हम कहते हैं शेवॉन सेल्स। शेवॉन सेल्स क्या करते हैं? शेवॉन सेल्स का काम क्या होता है? नर्व्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नर्व्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और इन शेवॉन सेल्स के अंदर भी माइलिनेशन करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इन शेवॉन सेल, शॉन सेल्स के अंदर भी जब सार्बिटोल की क्वांटिटी इंक्रीज करती है, तो इनमें, इन शॉन सेल्स में भी क्या आना शुरू हो जाता है? वाटर, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर। तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर इसमें आके जमा हो जाए, तो शॉन सेल्स अपना फंक्शन सही नहीं कर पाते, और कंडक्शन क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। कंडक्शन क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है, स्वेलिंग की वजह से शॉन सेल के। और इससे भी क्या होता है? सिग्नल आपके डिले होना शुरू हो जाते हैं, पेन आपको महसूस नहीं होती, आपको इवन के यूरिन की बहुत लेटर स्टेजेस में जाके बंदे को ये भी फील नहीं होता कि उसको पेशाब आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, क्योंकि इतनी स्लो कंडक्शन हो जाती है। आपने डायबिटिक के पेशेंट्स को देखा होगा कि वो एक्टिव नहीं होते, वो ऐसे गिरे गिरे से होते हैं, ऐसे गिरे गिरे से, बड़े वीक वीक से,
कभी उनको चक्कर आ रहे होते हैं, कभी कहीं गिर रहे होते हैं, थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, उनके घुटने थक जाते हैं, उनका जिस्म थक जाता है, दर्द करना शुरू कर देता है, सारी वजूहात ये हैं। क्लियर? यहां तक बात क्लियर होती है? डॉक्टर साहब, शॉन सेल में भी आपके सार्बिटोल जब इंक्रीज होता है ना, जब पोलियोल पाथवे से, तो वाटर उसमें इंक्रीज होना शुरू होता है। आपके शॉन सेल में भी सार्बिटोल होता है, ठीक है, जो आपका वाटर है वो ऑस्मोटिक इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। लेकिन पोलियोल पाथवे का जो मेन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वो आपके लेंसेज में देखने को मिलता है। तो लेंसेज में जो आपके लेंस स्वेल कर जाते हैं, जो लेंस में कैटरैक्ट होना शुरू हो जाता है, वो पोलियोल पाथवे उसका मसला है। यहां तक बात क्लियर होगी? यहां तक बात क्लियर होगी डॉक्टर साहब? अब एक पाथवे रह गया, और रह गया कि रेटिनोपैथी कैसे होती है। वो पाथवे कौन सा है? वो है पीकेसी एक्टिवेशन। पीकेसी क्या है? पीकेसी इज अ प्रोटीन कायनेज सी एंजाइम। प्रोटीन कायनेज सी एंजाइम। हाँ जी, मेन रीजन माइक्रो एंजियोपैथी है उमर, ठीक है। अब हमारा आखिरी मैकेनिज्म रह गया, दैट इज पीकेसी एक्टिवेशन। पीकेसी एक्टिवेशन। पीकेसी एक्टिवेशन क्या है? प्रोटीन कायनेज सी एंजाइम एक ऐसा, ये एक एंजाइम है डॉक्टर साहब, ये हमारी बॉडी में नॉर्मली भी एक्टिवेट होता है, ठीक है। नॉर्मली कैसे एक्टिवेट होता है? हमारी बॉडी में एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताता हूं कि ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, ग्लूकोज से बनता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ये सिग्नलिंग पाथवे है एक्चुअली, पीकेसी एक्टिवेशन इज अ सिग्नलिंग पाथवे। ग्लूकोज जरूरत होता है इसके लिए, ग्लूकोज से बनता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या करता है? पीकेसी, पीकेसी प्रोटीन कायनेज सी एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और जब प्रोटीन कायनेज सी एंजाइम एक्टिवेट होता है तो हमारे पास बनता है टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा। टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा दो काम करवाता है। ये एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंक्रीज करता है, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, और दूसरा ये नियोवेस्कुलराइजेशन करवाता है, न्यू वेसल्स बनाने में हेल्प करता है। नियो वेस्कुलराइजेशन, ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है, जहां पर जरूरत होती है सिर्फ वहीं पर ये एक्टिवेट होता है, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनता है, और न्यू वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेसल्स की जहां पर जरूरत होती है, या जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जरूरत होती है, वहां पर ये बनता है। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया में जब ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत इंक्रीज कर जाती है, तो ये पाथवे ऑटोमेटिकली विदाउट चेक एक्टिव होना शुरू हो जाता है। विदाउट चेक यानी कि इसके ऊपर चेक नहीं होता, जो हमारी बॉडी का चेक होता है वो चेक इस वीक पड़ जाता है। और सबसे पहले ये पाथवे जो इफेक्ट कॉज करता है वो रेटिना के ऊपर करता है, रेटिना के ऊपर पड़ता है। आपने अगर पढ़ा होगा कि डायबिटिक रेटिना के अंदर न्यू वेसल्स बनी हुई होती हैं, छोटी छोटी, पढ़ा है आपने? आई के अंदर पढ़ा था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि छोटी छोटी नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं और रेटिना हार्ड होना शुरू हो जाता है। पीकेसी प्रोटीन कायनेज सी एंजाइम, प्रोटीन कायनेज सी एंजाइम, प्रोटीन कायनेज सी, प्रोटीन कायनेज सी, पीकेसी, ठीक है। होता क्या है कि जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ग्लूकोज एक सिग्नलिंग पाथवे ऑन कर देता है, ग्लूकोज से बनता है डाइसाइल ग्लिसरॉल, डाइसाइल ग्लिसरॉल से प्रोटीन कायनेज सी एंजाइम एक्टिवेट होता है, और जब प्रोटीन कायनेज सी एंजाइम एक्टिवेट होता है तो आपके पास बनता है टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा। टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा क्या करा सकता है? दो काम करा सकता है, एक तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंक्रीज करता है, और दूसरा ये नियोवेस्कुलराइजेशन कराता है, न्यू वेसल्स। ये आम हालात में भी हो रहा होता है, लेकिन इन द कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ये पाथवे के ऊपर चेक नहीं रह जाता, अनकंट्रोल्ड मैनर में ये पाथवे एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल से पीकेसी, और पीकेसी से टैग इज फॉर डाइएसाइल ग्लिसरॉल, डीएजी, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। डाइएसाइल ग्लिसरॉल पीकेसी बनाता है, और पीकेसी से टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा और न्यू वेसल। सबसे पहले
हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? रेटिना। रेटिना हार्ड होना शुरू हो जाता है और वहां पर न्यू वेसल्स बनना, छोटी 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 न्यू वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको आप कहते हैं प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। इसका पूरा नाम क्या होता है? प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। अगर आपको याद हो मेरे प्यारे डॉक्टर साहबान, और आहिस्ता आहिस्ता ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? फाइब्रोटिक रेटिना में। प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। आज तो आप मुझसे ना यूएसएमएलई के लेवल का लेक्चर ले रहे हैं, पता है आपको। मैं एमबीबीएस को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता, क्योंकि एमबीबीएस वाले ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जब एमएलई में पढ़ाता हूँ उसमें बहुत डिटेल में बताता हूँ प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। उसके बाद फिर ये, वैसे तो इसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं, पहले अर्ली स्टेज, फिर प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, फाइब्रोट, इस तरह। तो आप बस ये कि प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी जब आपकी हो रही होती है तो उसमें न्यूवैस्कुलराइजेशन हो रही होती है, ठीक है। क्लियर हुई? तो अब ये बात आपको मेरे ख्याल समझ आ जानी चाहिए कि अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, एक ईमान मुझे बताएं कि सबसे सबसे ज्यादा खतरा पांव को क्यों होता है? कोई अक्लमंद मुझे बताएगा सबसे ज्यादा खतरा पांव को क्यों होता है? कहते पांव चेक करो, क्यों? क्योंकि पांव सबसे एंड पे है भाई। पांव आपके सबसे एंड पे है। ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा सबसे एंड पे ब्लड सप्लाई इस अंगूठे पे पहुंचती है। तो पहली ब्लड सप्लाई कम है, ऊपर से माइक्रो एंजियोपैथी हुई है, अंगूठे तक तो ब्लड सप्लाई पहुंचे। आप लोगों ने काम करना है। आज आप लोगों ने अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, आप उनके जाके पांव देखिएगा। उनके पांव आपको पता है कैसे लगेंगे? सूखे 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 से पांव लगेंगे, जैसे सूखे सूखे नहीं होते, जैसे स्किन बड़ी हार्ड हुई हुई हो और सूखे सूखे से हुए हो। खास तौर पे उनका अंगूठा बड़ा हार्ड होगा, बड़ा रफ होगा, सूखा सूखा सा आपको नजर आएगा। उसकी यही वजह है कि प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो रही होती, प्रॉपर खुराक नहीं पहुंच रही, सेल्स की नरिश प्रॉपर नहीं हो रहे होते, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? हाँ, तो इसी वजह से गैंग्रेन होती है पाँव में। जब चोट लग जाए तो वो चोट ठीक ही नहीं होती, इवन कि वो चोट फैलती जाती है और बड़ा मसला हो जाता है। नहीं, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड होती है ना, उनका ये रिवर्स। देखें डॉक्टर साहब, डायबिटीज बिल्कुल रिवर्सिबल है, डायबिटीज बिल्कुल मैनेजेबल है। अगर आप डायबिटीज को मैनेज करें, आपके पेशेंट को सारी जिंदगी कुछ नहीं होता, ठीक है। डायबिटीज इज टोटली प्रिवेंटेबल डिजीज, टोटली प्रिवेंटेबल, ठीक है। आप उन्हें टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज को, ठीक है। क्लियर? नहीं डॉक्टर साहब, फुट स्वेलिंग होती है डायबिटीज में, फुट स्वेलिंग होती है ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की वजह से। ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की वजह से यूरिक एसिड जो है ना, वो इंक्रीज कर जाता है। यूरिक एसिड जब इंक्रीज करता है तो फिर फुट स्वेलिंग होती है। जो फुट स्वेलिंग होती है वो डायबिटीज में रेनल डिजीज की वजह से होती है, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से नेफ्रोपैथी होती है, रेनल डिजीज होती है, उसकी वजह से यूरिक एसिड इंक्रीज कर जाता है और फिर पाँव की स्वेलिंग होती है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा कि क्या आपको पूरी जो एक डायबिटिक पेशेंट है उसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भी रेटिनोपैथी क्यों होती है, बता दोगे उसको क्यों होती है? क्यों दर्द महसूस नहीं होती? क्यों जख्म ठीक नहीं होते? क्यों इम्यूनिटी वीक होती है? क्यों एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है? क्यों रेटिनोपैथी होती है? क्यों आंखें सूज जाती हैं? क्यों आपके कैटरैक्ट हो जाता है? क्यों रेनल फंक्शन नॉर्मल नहीं होता? क्लियर है? एम्पुटेशन देखें, जब बहुत ज्यादा फैल जाता है, बहुत ज्यादा आपका इन्फेक्शन फैल जाता है, तो फिर खतरा होता है कि वो ऊपर से ऊपर ना आता जाए, इसलिए एम्पुटेशन करते हैं, ठीक है। देखें नेक्रोसिस और गैंग्रीन होना शुरू हो जाती है। देखें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। प्लीज आप लोग मेहनत किया करें, आप लोग ग्रुप्स में एक्टिव हुआ करें, सवाल पूछा करें, मेरे कोऑर्डिनेटर्स की जान खाया करें, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा करें, ठीक है। तो कल हम जो है वो पढ़ेंगे जो कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज के ऊपर, और कल इसका आखिरी लेक्चर होगा डायबिटीज की, ठीक है। और आप लोगों का जो टेस्ट है वो मैंने रखा है ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे को आपको एंडो का टेस्ट होगा, ट्यूसडे को मैं पहले अनाउंस कर रहा हूं,
ट्यूसडे को आपका एंडो का टेस्ट होगा। जी, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट भेजी हुई है डॉक्टर साहब, प्रायोरिटी लिस्ट मैंने भेजी हुई है। कब की भेजी हुई है?